तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो में। साथियों, आज ये हिंदी का पहला वीडियो आपके सामने आने जा रहा है और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि वीडियो का री एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें से कि हिंदी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका में है। पूरा 50% यहां से आने वाले हैं दोस्तों, जो कि 1% 2 अंक का होगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संपूर्ण सिलेबस यदि आप हमारे चैनल से पूरा करते हैं हिंदी का, तो दोस्तों 45 प्लस सवाल आप भी हल कर सकते हैं। दोस्तों ये पहला वीडियो है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। यदि आपको लगे दोस्तों कंटेंट में जान है, आपको अच्छा पढ़ाया गया है और आपको विश्वास जम जाए, तब दोस्तों अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी की। और सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है दोस्तों कि हिंदी का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास और दोस्तों हिंदी शब्द की उत्पत्ति, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो व्यापक इतिहास है उसे हम बाद में पूरा करेंगे, जब हम आपसे उत्तर प्रदेश की बोलियां पढ़ाएंगे और हिंदी की बोलियां पढ़ाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आज केवल हम हिंदी के विकास से शुरुआत करेंगे कि आखिर हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी का विकास। तो दोस्तों यहां से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनना है साथियों। एक एक बात में प्रश्न छुपा हुआ होता है, हर एक बात को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। और जितना भी आपको पढ़ा दिया जाए उतना अब आप रिवीजन कर लीजिएगा और दोस्तों आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि संस्कृत हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन साथियों कभी एक सवाल यह भी पूछा गया था कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तब दोस्तों उसका भी सही उत्तर संस्कृत ही था। तो इसलिए दोस्तों पूरे विश्व की पूछा जाए या भारत की पूछा जाए तो सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों संस्कृत है। और संस्कृत के बाद में दोस्तों जो संस्कृत का बाद में परिवर्तन हुआ, तब हमने देखा दोस्तों कि प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा के बाद में दोस्तों आपने देखा कि पाली भाषा का जो है उद्भव हुआ। पाली के बाद में दोस्तों अपभ्रंश भाषा का उद्भव होता है। ये सारे दोस्तों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार जोर आपको दे रहा हूं कि एक एक बात को ध्यान से सुनना और जितना भी आपको समझाया जा रहा है प्रत्येक बात को अपनी कॉपी में नोट करते चलना। अब दोस्तों अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट एक भाषा है दोस्तों, इसका उद्भव होता है। और उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि अंत में जाकर के हमारी जो कि आज की हिंदी है, इसका प्राचीन रूप उद्भव हुआ था। यानी कि इसको आप प्राचीन हिंदी कह सकते हैं या फिर इसको आप प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको पूरा कर लेना। प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। और दोस्तों ये जो सन थी ये 1400 ईस्वी की बात है। तो प्राचीन हिंदी, आज वाली हिंदी नहीं, क्योंकि आज तो हम आधुनिक हिंदी बोलते हैं, लेकिन प्राचीन हिंदी यानी कि प्रारंभिक हिंदी का जो विकास है दोस्तों वो इस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वीडियो के लिए ही नहीं, आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तब दोस्तों आपके लिए ये क्लासें बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है दोस्तों, पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। एक एक बात को ध्यान से सुनना, हिंदी की आदि जननी कौन है, तब आपका जवाब होगा दोस्तों संस्कृत। क्योंकि आदि जननी का मतलब ये हुआ आप जड़ तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले कौन सी भाषा थी जहां से हिंदी निकली, तो दोस्तों वो जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इसलिए जब भी पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तब दोस्तों आप संस्कृत बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाए हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तब दोस्तों आप अपभ्रंश बताएंगे। तब क्या बताएंगे? अपभ्रंश बताएंगे, क्योंकि अपभ्रंश ही वो भाषा है जहां से हिंदी निकली है ना। अब बात आपके मन में एक चल रही होगी कि अवहट्ट क्यों छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हिंदी साहित्यकार ये बात मानते हैं कि अपभ्रंश और अवहट्ट एक ही भाषा है। अपभ्रंश का जो थोड़ा सा विकृत रूप है, जो बिगड़ा हुआ रूप है, वही दोस्तों थोड़ा सा अवहट्ट कहलाया। इसलिए दोस्तों इसको मानक में नहीं लेते कुछ हिंदी साहित्यकार, अपभ्रंश को लेते हैं। इसलिए हिंदी की जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश और अपभट्ट एक ही है, अपभ्रंश का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप अपभट्ट है। आदि जननी क्या है? संस्कृत। और दोस्तों अगर पूछा जाए हिंदी की उत्पत्ति, तब दोस्तों आप क्या बताएंगे? अपभ्रंश। लेकिन दोस्तों यहां से जो कुछ सवाल बनते हैं वो हिंदी भाषा के विकास का क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसलिए साथियों आपके लिए यह भी बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप इस क्रम को भी भली भांति याद रखें। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक एक बात जो भी बताई जा रही है दोस्तों वो आपके काम की होगी। और सॉरी बहुत सारी बातों में ही दोस्तों प्रश्न बन जाते हैं।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी का जो व्यापक इतिहास है वो हम जब पढ़ेंगे जब हम आपको हिंदी की बोलियां और फिर उत्तर प्रदेश की बोलियों में हम जब पहुंचेंगे दोस्तों, तब हम संपूर्ण हिंदी का विकास या इतिहास उस समय जान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी जो शब्द है दोस्तों, इसकी आखिर उत्पत्ति कहां से हुई है ना। इसमें हम डाल सकते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। आप भी हेडिंग डाल लीजिएगा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। वैसे मैं आपको बता दूं, ये तो आपको पता होगा पहले से, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका वन टच में एक उत्तर हो जाता है कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। पूछा जाता है ना आपसे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये वन टच में आता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है, जब आप कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, एक कहानी आपके सामने चलती है और वो पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाती है, उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे ही दोस्तों यदि हम इस बात को डिटेल में जान लेंगे, एक फिल्म आपके सामने बन जाएगी, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आखिर हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों यह फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्राचीन भारत में जब व्यापार होता था या फिर कुछ आक्रांता भारत पे आक्रमण करने के लिए आते थे, तो उनके लिए एक कॉमन रास्ता होता था उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत, यदि आप ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत परिचित हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे ही ये भारत का उत्तर वाला हिस्सा हम बनाते हैं और ये हमारा पश्चिम वाला हिस्सा बन जाता है, तो ये जो बीच की दिशा है ये दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। तो इस दिशा से ही साथियों कुछ आक्रांता और कुछ व्यापारी लोग भारत में प्रवेश किया करते थे। अब आपको एक बात और पता होगी, जो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, जिसका नाम है सिंधु, और वह नदी दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहती हुई पाकिस्तान की ओर, जो अब का पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों जितने भी ये लोग आते थे सारे के सारे इसी नदी को क्रॉस करके आया करते थे। अब दोस्तों बात समझिए, ये कौन लोग थे? ये दोस्तों ईरान जो आज का है, उस समय दोस्तों फारस था, यानी कि हम कह सकते हैं कि फारसी लोग जो व्यापार के लिए आए वह दोस्तों इसी रास्ते से आए, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से आए। और दोस्तों कौन सी नदी पार करके आए? सिंधु नदी पार करके आए। अब दोस्तों जब ये सिंधु नदी पार करके आए तब इन्होंने इस देश को क्या कहा? सिंधु का देश। लेकिन दोस्तों भाषा में कुछ तकनीकियां होती हैं, इनसे सिंधु नहीं कहा जाता था। क्या ये कौन सी नदी है? सिंधु। तब साथियों इनसे सिंधु नहीं कहा जाता था। सिंधु का देश कहने की बजाय, एक एक बात को ध्यान से सुनना, कि ये क्या कहते थे? हिंदू का देश। सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू का देश। इनसे कोई पूछता था कि कहां से व्यापार हो रहा है, तो हिंदू का देश मतलब सिंधु का देश। अब दोस्तों यहीं से हिंदी शब्द की देखिए उत्पत्ति कैसे होती है। सिंधु से हिंदू बना और दोस्तों हिंदू से हिंद बना, तब हमारे देश का नाम क्या हुआ? हिंद हुआ। लेकिन साथियों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदी उस समय किसी भाषा का नाम नहीं था। जैसे आज हम बोल रहे हैं आपसे, आप कहोगे सर आप हिंदी बोल रहे हो, तो आपने एक नाम दे दिया उस भाषा को जो मेरे मुंह से उच्चारित हो रही है कि आप हिंदी बोल रहे हो। लेकिन इस समय दोस्तों ये भाषा का नाम नहीं था, ये यहाँ के निवासियों का नाम था। जैसे ही दोस्तों इसमें इन्होंने ई प्रत्यय जोड़ा, तब दोस्तों ये हिंदू से हिंद बना और हिंद से दोस्तों हिंदी बन गया। अब ये हिंदी दोस्तों यहाँ हिंद के नागरिकों के लिए उपयोग में आने लगा। यानी देश कौन सा है? हिंद, और हिंद के निवासी क्या कहलाए? हिंदी कहलाए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। जरा सोचिए, रूस का व्यक्ति आपसे मिले तो आप उसको क्या कहेंगे? रूसी, यानी कि आप उसमें ई प्रत्यय लगा देंगे। जापान का व्यक्ति कोई आपसे मिलेगा तो आप इसमें आप ई प्रत्यय जोड़ देंगे और आप इसको क्या कह देंगे? जापानी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो ई प्रत्यय है देश के पीछे मतलब प्रत्यय लगाने से ये उसकी नागरिकता को दिखाता है कि व्यक्ति किस देश का नागरिक है। तो वैसे ही दोस्तों हिंद का नागरिक हिंदी हुआ करता था, अमेरिका का नागरिक अमेरिकी कहलाता है, चीन का नागरिक चीनी कहलाता है, वैसे ही हिंद का नागरिक हिंदी कहलाता था। लेकिन साथियों ये आपने इतना समझ में आया। आपने एक बात और सुनी होगी, जो इकबाल साहब है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वाक्य लिखा साथियों कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
हिंदी है हमसे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि हम हिंद के नागरिक हैं, ना कि हम भाषा हैं। लेकिन दोस्तों धीरे चलते चलते ये हिंद की भाषा के रूप में डेवलप हुई और जो हम आज बोलते हैं और देवनागरी में लिखते हैं, इसी को हमने हिंदी कह दिया गया। अब दोस्तों हिंद की भाषा को हिंदी क्यों नहीं कहा जा सकता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। मैं आपसे कहूं, पंजाबी जो भाषा है क्या वो हिंदी की भाषा नहीं है? तमिल जो भाषा है वो भी तो हिंदी की भाषा है, और मराठी जो भाषा है वो भी तो हिंदी की भाषा है। 3000 लगभग भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, सारी हिंदी की भाषाएं हैं। लेकिन साथियों, एक ये जो हमारी मानक भाषा है, जिसे आप भी उच्चारित करते, हम भी उच्चारित करते, इसे हमने हिंदी शब्द दे दिया। अब दोस्तों आपको पता चला कि फारसी लोगों ने जब इस भाषा को, मतलब यहाँ के लोगों को नाम दिया, तो इसलिए दोस्तों आपसे आज के बाद अगर पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तब आपका जवाब क्या होगा कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। इतना आपके अब तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। और दोस्तों जो हम बोलते हैं हिंदी, क्या ये हमारी राष्ट्रभाषा है? और यदि राष्ट्रभाषा नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, अब दोस्तों राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि राजभाषा क्या होती है। सॉरी। तो दोस्तों राजभाषा की यदि हम बात करें तो राजभाषा का अर्थ यह होता है राजकाज की भाषा। पहले नवाब होते थे, राजा होते थे, उस समय इस भाषा को क्या कहा जाता था? जो राजभाषा हम कहते हैं उसको पहले दरबारी भाषा बोला जाता था। क्यों? दरबार के सारे जितने भी कामकाज होते थे लिखित में, वह दोस्तों जिस भाषा में होते थे उस भाषा को दरबारी भाषा कहते थे। उसी प्रकार से दोस्तों आज जब हम स्वशासन की स्थिति में हैं, तब दोस्तों हमारे जितने भी राजकाज के कार्य होंगे वो जिस भाषा में होंगे उसको हम राजभाषा कहेंगे। जैसे कि इससे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे साथियों कि हमारे भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल दोस्तों हमारे देश के स्थायी निवासी तो थे नहीं। अब उनकी जो भाषा थी, फारसी बोला करते थे, तुर्की बोला करते थे, तब दोस्तों वो उनकी राजभाषा थी। अब राजभाषा का ये मतलब तो नहीं है कि वो उसी भाषा में भारत के नागरिकों से भी वार्तालाप करते होंगे, क्योंकि किसी भी भारतीय को ना तो फारसी आती थी और ना ही तुर्की आती थी। लेकिन दोस्तों जो भी उनका राजकाज का कामकाज होता था वो सारा का सारा दोस्तों तुर्की और फारसी में ही होता था। तो ठीक वैसे ही दोस्तों यदि आज हम हिंदी को कहें तो हिंदी हमारी राजभाषा है, पूरे देश में बोली जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन इससे हमारे कामकाज चलते हैं। जो भी हमारे स्वशासन के कामकाज होते हैं वो सारे हिंदी भाषा में चलते हैं। राष्ट्रभाषा जो होती है दोस्तों वह एक दोस्तों राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द है। इसलिए दोस्तों इस पर बहुत सारी डिबेट चली कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बंगाली बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मराठी, राजस्थानी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन साथियों राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। तब जाके दोस्तों एक डेट आती है, उस डेट को आप भली भांति जानते होंगे। 14 सितंबर, आजादी के बाद की बात है दोस्तों, 14 सितंबर 1949। इस दिन तक दोस्तों यही चर्चा चलती रही कि किस भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तब दोस्तों एक व्यापक सहमति बनी कि 14 सितंबर 1949 को आपकी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो कुल मिला के बात यह है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, आपका जवाब होगा भारत की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। यदि आपसे पूछा जाए हिंदी क्या है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तब आप कहेंगे राजभाषा है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, आप कहेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है। तब दोस्तों अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस उसी तारीख को मनाया जाएगा जिस समय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यानी कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष दोस्तों हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 1949 से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों एक सवाल और आता है इसके आगे, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय लगा दूं
कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब दोस्तों आपका जवाब यहां पर होगा 10 जनवरी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका जवाब होगा दोस्तों 10 जनवरी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल से हम हिंदी की वर्णमाला का प्रोसेस करने जा रहे हैं दोस्तों। 5-6 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे 2018 में, इस बार भी पूछे जाएंगे। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी है। भरोसा कर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी स्पेशल भी मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। शायद आज शाम को वीडियो आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जीके का कम से कम 30 से 25%, 25 से 30% आपके यूपी स्पेशल से आने वाले हैं। इंपोर्टेंट भूमिका उत्तर प्रदेश निभाने वाला है। तो दोस्तों आप उसका भी लाभ लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों कोई सुझाव देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।